Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and safe with your family. Today I am starting a new topic that is labor demand and supply. बेसिकली ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड टू आपके पास माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से है. बेसिकली इंडिविजुअली बेसिस की बात करूँ तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं होल इकोनॉमी की बात करूँ कि होल इकोनॉमीज के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है उसमें कितने लेबर डिमांड और कितनी लेबर सप्लाई रिक्वायर्ड है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर. ठीक है, तो लेबर डिमांड लेबर सप्लाई की हम बात करें तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. दैट्स फाइन. तो बेसिकली लेबर की डिमांड कौन करता है? बेसिकली आपका जो लेबर डिमांड करता है वो प्रोड्यूसर साइड होती है. बिजनेस या कोई भी बिजनेस रन कर रहे होते हैं, दे आर डिमांडिंग सम अमाउंट ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ लेबर बिकॉज दे हैव टू डू प्रोडक्शन एंड दैट्स व्हाई दे आर हायरिंग लेबर्स. तो जो पर्सन हायर करता है लेबर को, इट मीन्स दे आर डिमांडिंग लेबर. और कौन डिमांड कर रहा है? आपके पास जो प्रोड्यूसर साइड है, जो प्रोडक्शन साइड है, वो डिमांड कर रही है लेबर की. Now let's talk about the labor supply. What is labor supply? Basically, labor supply we people are the labor supplier because we need job. We need to be a part of labor. तो हम क्या करते हैं कि हम वी आर द पार्ट ऑफ लेबर सप्लाई. जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है जॉब की या वो लेबर पार्टिसिपेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, लेबर पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो वो होते हैं लेबर सप्लायर. ठीक है. If you want to hire a labor, then it means you are demanding labor, and if you want to be a labor, you want to be a part of labor, so it means you are a supplier of labor. ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो लेबर डिमांड करता है वो प्रोड्यूसर करता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, और लेबर सप्लाई आपके पास कौन कर रहा होता है? बिकॉज दोज पर्सन हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ लेबर and want to do work and earning some amount or earning wages or earning salaries, whatever he want to be earned, तो हम कहते हैं कि वो लेबर सप्लाई का पार्ट है. इसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज लेबर. वर्क हार्ड, मेक ग्रेट एफर्ट्स. लेबर का काम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, वर्क हार्ड करे और अपना आउटकम बहुत अच्छा करके दे. वो एफर्ट्स जो होगी उसकी वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए. ये लेबर का मोटिव होता है. लेबर की एक और डेफिनेशन ले लेते हैं. लेबर वर्क स्पेशली फिजिकल वर्क. तो आपके पास जो लेबर होते हैं, मजदूर तबका होता है जिसको हम कहते हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है? यानी फिजिकली वर्क भी कर रहे होते हैं वो, और इसके अलावा जो है वो यूजेज जो आपके पास मशीनरीज वगैरह का होता है वो भी ज़रूर होता है, लेकिन स्पेशली फिजिकल वर्क इन टर्म ऑफ मेंटालिटी, इन टर्म ऑफ यूजिंग योर बॉडी, योर हैंड, योर लेग्स, वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, तो यानी आप जो है अपनी मेंटालिटी यूज़ करते हुए कंप्यूटराइज चीज़ों को चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फिजिकल वर्क. यू आर यूजिंग योर माइंड. और अगर मैं इसी की तरह आपका हाथ चलाना हो गया, या हाथ से जो लोग मजदूरी करते हैं, तो वो भी क्या है? फिजिकल वर्क का पार्ट है. तो बेसिकली लेबर जो होता है वो हम कहते हैं कि सबसे पहले ही मस्ट बी अ वर्क हार्डर. अगर वो वर्क हार्ड नहीं करेगा तो ही कैन नॉट अचीव वट एवर द गोल्स और वट एवर द एम्स ऑफ हिज लाइफ. और उसके अलावा वो अपनी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत बेस्ट पॉसिबल आउटकम करके दे ताकि वो खुद भी सेटिस्फाई हो सके. एंड देन उसके पास फिजिकल वर्क, जो स्पेशली आपके पास लेबर की बात होती है, जिसका मतलब है ही मस्ट डू हिज फिजिकल वर्क. एंड आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल वर्क. तो फिजिकली मतलब आप अपनी बॉडी के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या बॉडी के थ्रू जो है जो भी काम कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्क. Now let's talk about the demand side of labor. What is the demand? We have already discussed what is the demand. Demand curve is basically downward sloping. ठीक है, हमने क्यों पढ़ा था? हमने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया था, यानी आपकी जो एक्स एक्सिस साइड थी वहाँ पर हमने क्वांटिटीज ली थी, और वाई एक्सिस साइड पे हमने प्राइसेस ली थी. और उसमें हमने कहा था कि डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. लोगों का परसेप्शन ये होता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी दे हैव टू रिड्यूस देयर क्वांटिटी डिमांड, एंड वंस दे इंक्रीज द प्राइस दे हैव टू रिड्यूस देयर क्वांटिटी
डिमांड। तो प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होती है और प्राइस रिड्यूस होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक हम डिमांड और सप्लाई इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ द लेबर साइड। ठीक है, तो द डिमांड फॉर लेबर shows how many workers an employer is willing and able to hire at a given wage rate in a given time period. आपके पास जो लेबर की डिमांड एग्जिस्ट करती थी, हमने क्या कहा था, जब डिमांड की बात आती है तो उसका मतलब है कि इंसान के पास एबिलिटी भी हो और विलिंगनेस भी हो। अगर इसमें से एक भी चीज वायलेट हो जाती है, इसका मतलब है आपके पास डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती। कि अगर मैं एक चीज परचेज करना चाहती हूँ, मैं कार परचेज करना चाहती हूँ, आई एम विलिंग टू बाय अ कार बट आई एम नॉट एबल टू परचेज दिस कार, तो डिमांड एग्जिस्ट करेगी? नो। ठीक है, इसी तरह आई हैव द एबिलिटी टू परचेज अ कार बट आई एम नॉट विलिंग टू परचेज अ कार। ठीक है, then in that particular case demand is also not exist। तो हम ये कहते हैं कि जब भी आपके पास डिमांड एग्जिस्ट करेगी, उसमें आपके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी विलिंग टू परचेज सम अमाउंट, और एंड द सेकंड वन इज एबिलिटी। you must have the ability to purchase that particular good। तो इसी तरह आपके पास जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो आप विलिंगनेस और एबिलिटी की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह डिमांड साइड ऑफ लेबर की भी है। ये बताता है कि हाउ मेनी वर्कर्स एन एम्प्लॉयर इज विलिंग एंड एबल टू हायर एट अ गिवन वेज रेट। जो प्रोड्यूसर का वेज रेट जो उसने बताया है, जो कांस्टेंट किया हुआ है, उस पे उसके मुताबिक जो वो लेबर रिक्वायर्ड है, तो वो लेबर भी विलिंग होना चाहिए और प्रोड्यूसर के पास एबिलिटी भी होनी चाहिए उसको हायर करने की। ऐसा नहीं कि वो विलिंग है बट वो वेजेस नहीं दे पा रहा, उसके पास एबिलिटी नहीं है, इज नॉट एबल टू पे द वेजेस, तो उसके बाद आपके पास लेबर डिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम ये कहते हैं कि लेबर डिमांड उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब प्रोड्यूसर के पास विलिंगनेस भी हो लेबर्स को हायर करने की, और उसके पास एबिलिटी भी हो कि वो उसको उसकी जो भी वर्क है उसके मुताबिक उसको सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करे। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैलरी एंड द वेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, you should understand the difference between the wage and salary। बेसिकली वेजेस जो होते हैं वो आपके पास डेली बेसिस पे जो आप अर्निंग कर रहे होते हो, दैट इज कॉल्ड वेज। लेकिन अगर हम बात करें कि आप जो है वो पूरे मंथ वर्क करने के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर रिसीविंग सम अमाउंट दैट इज इन टर्म ऑफ सैलरी। ठीक है, तो जो डेली बेसिस पे आप अर्निंग कर रहे होते हो, लाइक मजदूर होते हैं, वो कहते हैं भाई हम जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम डेली वेजेस पे जो है इसकी अमाउंट नहीं करेंगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर टॉकिंग अबाउट द वेजेस। लेकिन जो आप ऑफिस वर्कर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम पूरे मंथ काम करने के बाद आपको सैलरी देंगे, वर्कर्स को सैलरी देंगे, तो वो सैलरी होती है। ठीक है, तो जो डेली बेसिस पे आप रिसीविंग कर रहे होते हो अपनी अमाउंट, तो वो होती है वेजेस, और एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर रिसीविंग द अमाउंट ऑफ द होल मंथ, तो वो होती है आपके पास सैलरी। चलिए, ये जो दो चीजें थी जो क्लियर हो गई। नाउ टॉक अबाउट, ठीक है, लेबर डिमांड उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब प्रोड्यूसर के पास विलिंगनेस भी हो और प्रोड्यूसर के पास एबिलिटी भी हो। बिजनेस एम्प्लॉय पीपल, ठीक है, यानी लेबर डिमांड क्या होती है आपके पास कि बिजनेस जो है वो एम्प्लॉय कर रहे हैं लोगों को। There is an inverse relationship between demand for labor and market wage rate। सबसे पहले तो आपने लेना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, आपने लेना है लेबर से एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी नाम आप इसको देते हैं, ऑन द वर्टिकल एक्सिस यू आर टेकिंग हियर द वेज। तो हमने कहा जो प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि उसने लेबर को हायर किया है तो वो उसके लिए कॉस्ट होगी, उसके लिए वो उसको वेजेस देनी पड़ी, तो इट मीन दिस इज द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर देखेगा जितना कम वेज रेट पर बात हमारी बनेगी उतने ज्यादा क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर मैं करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि वेजेस को मुझे बढ़ाना चाहिए तो मैं अपनी क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम कर दूंगा। ठीक है, तो हमने कहा कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप कि अगर आप देखें W1 पे, वेज 1 पे आपके पास लेबर कितने थे, L1 थे। अगर W1 से एक्सीड कर जाती है वेज 2 हो जाती है, तो आप देखें आपकी क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर क्या हो रही है, कम हो रही है। L2 इज लेसर देन L1 बिकॉज दिस इज मोर नियरेस्ट टू द ओरिजिन। और अगर आपके पास वेज W1 से कम हो जाती है, W3 हो जाती है, तो प्रोड्यूसर के लिए ये
बहुत अच्छी बात होती है, और जब वेज रेट मार्केट के अंदर कम हो जाते हैं तो वो अपनी क्वांटिटी डिमांड पर लेबर बढ़ा देते हैं। तो यू विल सी कि आप जो है वो वेज रेट W1 से जब W3 पर गया तो आपके पास लेबर की क्वांटिटी भी L1 से L3 पर गई, विच मीन्स दैट L3 लेबर 3 इज ग्रेटर देन लेबर 1। तो ये बेसिकली ऐसा क्यों है, इन्वर्स रिलेशनशिप क्यों है कि अगर आपके पास वेज बढ़ी तो प्रोड्यूसर ने अपनी लेबर डिमांड को कम कर दिया, क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम कर दिया, और अगर वेजेस कम हो रही है तो उसने क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज कर दिया, बिकॉज द वेजेस इज बेसिकली द अर्निंग फॉर द एम्प्लॉयर, or we can say the labor, but it is the cost for the प्रोड्यूसर। तो जैसे जैसे वेजेस कम होती जाएगी, उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करने के लिए विलिंग होगा। लेकिन जैसे जैसे वेजेस बढ़ती चली जाएंगी वो उसके लिए कॉस्ट इंक्रीज करेंगे, और इस सूरत हाल में वो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर रिड्यूस कर देगा। इस वजह से इस पूरी बात का सिनेरियो है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर लेबर एंड द मार्केट रेट, वेज रेट। If the wage rate is high, then it is more costly for a business to hire extra labor. मैंने आपको बताया कि अगर wages हाई हो जाएंगी, wage rate हाई हो जाएगा, तो वो कॉस्टली होगा बिजनेसमैन के लिए या प्रोड्यूसर के लिए, तो वो अपने हायरिंग लेबर को, एक्स्ट्रा हायरिंग लेबर को लो कर देगा, because in that particular case he has to pay the higher cost. But when wage are lower, लेबर बिकम्स रिलेटिवली चीपर। अगर वेज कम होगी तो उसका मतलब है लेबर्स जो वो हायरिंग करेगा वो चीप हो जाएंगे उसके लिए। देन कैपिटल, तो कैपिटल से ज़्यादा उसके लिए लेबर चीप होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज करेगा। A fall in the wage rate might then create a substitution effect between labor and capital and leads to an expansion of labor demand. जब भी आपके पास वेज रेट लो होता है, यानी W1 से W3 होगा, तो इसका मतलब है आपका क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए अब लेबर हायर करना चीप है रिलेटिवली दिस वन, कि मैं कोई मशीनरी या कोई कैपिटल हायर करूं और उसको जो है उस पर जो है वो पेमेंट करूं। तो मेरे लिए जब वेजेस ही चीप है, यानी मुझे जो कॉस्ट है मेरी आ रही है वो कम आ रही है, तो इसका मतलब है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करूंगी। तो इस केस के अंदर आप ये सिनेरियो भी समझ सकते हैं कि लेबर और कैपिटल यानी मशीनरीज जो है वो आपस में एक दूसरे का सब्सटीट्यूशन है। जब भी मेरे लिए वेजेस जो है वो लो होंगी, मैं ज़्यादा लेबर हायर करूंगी और कम कैपिटल की तरफ मूव करूंगी, क्योंकि लेबर मेरे लिए चीप हो जाएंगे। लेकिन अगर वेजेस इंक्रीज होंगी, इट मीन्स द लेबर्स आर एक्सपेंसिव फॉर मी, and in that particular case I must prefer to purchase or buy capital। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशनशिप आता है बेसिकली लेबर डिमांड का, और लेबर डिमांड साइड बेसिकली आपकी होती है प्रोड्यूसर साइड की। देन शिफ्ट इन द लेबर डिमांड कर्व, कब कब आपको लगता है कि लेबर डिमांड शिफ्ट हो जाएगा? Causes of shift include, ठीक है, let's suppose your first demand curve is LD1, labor demand curve is LD1 और आपके पास वेज रेट जो है W है। ठीक है, अब याद रखिए जब भी शिफ्टिंग का वर्ड यूज हो जाता है तो उस शिफ्टिंग की वजह जो होती है वो कभी भी वेजेस नहीं होती, वो अदर फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके पास वेजेस के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं तो इसका मतलब है आपका जो लेबर डिमांड कर्व वो शिफ्ट नहीं होगा बल्कि मूवमेंट होगी बिल्कुल, जैसा कि आपने पीछे देखा था W1, W2 और W3 की। लेकिन जब वेजेस चेंज नहीं हो रही, लेकिन कोई ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी डिमांड को, लेबर डिमांड को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं? A rise in the consumer demand, which means that a business needs to take in more labor or worker। ठीक है, अगर मैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर उसकी जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी डिमांड बढ़ जाए, लोगों को जो कंज्यूमर्स हैं उसने उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस प्रोड्यूसर को क्या करना होगा? प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होगी, और प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगी? जब वो मोर डिमांड फॉर लेबर करेगा, तो उसका डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, L1 से LD1 से LD2 की तरफ। ठीक है, अब इसमें वेजेस तो कोई चेंज नहीं हुई, वेज वो उसने वही रखा। अगर वो $10 दे रहा था तो अभी भी वो स्टिल $10 दे रहा है, लेकिन उसने अपनी लेबर डिमांड को बढ़ा दिया है, बिकॉज ऑफ द रीजन बिहाइंड इज दैट कि आपके पास जो पर्टिकुलर गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज होने की वजह से मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होगी, और प्रोडक्शन उसी वक्त इंक्रीज होगी जब मैं मोर लेबर्स या मोर वर्कर्स हायर करूंगी। सेकेंड पॉइंट है, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विसेज दैट लेबर इज मेकिंग।
अगर आपके पास गुड्स या सर्विसेज के प्राइस जो है वो चेंज हो जाए, जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो जब मार्केट में जाएंगी, वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो भी चीज़ हो, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो इसका मतलब है लोगों का प्रेफरेंस क्या होगी, लोग जो है वो आपकी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को कम कर देंगे। तो जब प्राइस के इंक्रीज होने से आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांड जो होगी प्रोडक्शन की या गुड्स की, तो वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी प्रोडक्शन को भी क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे। और जब प्रोडक्शन को रिड्यूस करोगे तो इट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस योर लेबर, क्योंकि लेबर आपके लिए हायर कॉस्ट क्रिएट कर रहा है ना। अगर ज़्यादा लेबर रखेंगे और प्रोडक्शन लो कर देंगे तो इट मीन्स यू हैव टू बेयर अ हाई कॉस्ट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करोगे, लेबर की डिमांड को कम कर दोगे और लेबर डिमांड शिफ्ट बैकवर्ड, LD1 से आपके पास LD3 पर चला जाएगा। लेकिन इसी का वाइस वर्सा अगर मैं देखूं, तो अगर आपकी प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो डिमांड फॉर कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स इंक्रीज हो जाएगा। और जब वो गुड्स इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो बिजनेस है उसकी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो यू नीड टू हायर मोर लेबर। और फिर इस केस के अंदर आपके पास लेबर डिमांड इंक्रीज हो जाएगा एंड योर लेबर डिमांड शिफ्ट LD1 टू LD2। आपकी वेजेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन लेबर की क्वांटिटी डिमांड पे आपके पास इम्पैक्ट आ रहा है ड्यू टू द अदर फैक्टर्स। नंबर थर्ड है आपके पास एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विच देन मेक्स लेबर मोर कॉस्ट एफिशिएंट देन कैपिटल। अगर आपके पास जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी स्किलफुलनेस, आप ये कह रहे हो कि आपके पास जो लेबर है वो उसकी जो स्किल्ड है वो इंक्रीज हो गई है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है, यानी उसकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि वो कैपिटल से ज़्यादा जो है वो खुद वर्क करके जो है वो आपको काम देगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जब आपके पास लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो खुद ब खुद प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपनी लेबर की डिमांड को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है तो हमें कैपिटल यूज करने से बेहतर ये है कि हम उन्हीं अमाउंट में लेबर को हायर कर लें। ठीक है, एन एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी विच कट्स कॉस्ट एंड अलाउ अ बिजनेस टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी बेसिकली इंसेंटिव होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। किसको मिल रहा होता है, बिजनेसमैन को मिल रहा होता है। लाइक अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो बिजनेस है इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है ये हमें न सिर्फ डोमेस्टिकली हमें प्रॉफिट देगी, बल्कि हम अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ये हमें फॉरेन कंट्री से भी जो है वो प्रॉफिट गेन करने का हमें मौका मिलेगा और वी कैन इंक्रीज आवर रिजर्व्स इन टर्म ऑफ डॉलर्स। तो अगर हमें अपने रिजल्ट्स को इंक्रीज करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करती है, उस बिजनेस को सब्सिडी दे देती है, यानी या तो कुछ अमाउंट दे देती है या कोई मशीनरी दे देती है या लेबर की मोर हायरिंग के लिए वो कहती है कि हम खुद आपको वेजेस देंगे, बस आप अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करें, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करें। तो जब भी आपके पास गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो वो आपके जो प्रोड्यूसर होता है उसकी कॉस्ट को कम करता है, और जब उसकी कॉस्ट कम होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और इस केस के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को हायर करेगा। तो फिर आपके पास डिमांड कर्व अगेन शिफ्ट हो जाएगा LD1 से LD2। A change in the cost of capital equipment or we can say the substitute for labor. Example, consider the effect of robotic technology. अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल की कॉस्ट चेंज हो रहा है तो उसका आपका लेबर डिमांड पे जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई जिसकी प्रोडक्टिविटी, जिसकी एफिशिएंसी, जिसकी हम ये कह लें कि टाइम लेस कंज्यूमिंग है, तो हम उस केस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैपिटल हायर करेंगे और लेबर्स की डिमांड को कम कर देंगे। बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूंगी, मैं सोसाइटी की वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की पाबंद नहीं हूँ। तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी आई विल हैव टू हायर दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रही है तो मैं कैपिटल ज़्यादा हायर करूंगी और अपनी लेबर की डिमांड को कम कर दूंगी, तो आपका लेबर डिमांड शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड और वी कैन से बैकवर्ड। और अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है यानी आप कैपिटल की जो कॉस्ट आप बेयर कर रहे हो वो ज़्यादा दे रहे हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस योर लेबर डिमांड शुड इंक्रीज एंड योर लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास था लेबर डिमांड कर्व क्या होता है, किस तरीके से प्लॉट होगा और व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट इज दैट कि आपके पास जो लेबर डिमांड है वो शिफ्ट होंगी चाहे वो राइटवर्ड हो या लेफ्टवर्ड हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेबर सप्लाई। The labor supply is the number of hours people are willing and able
टू सप्लाई एट अ गिवन वेज रेट। जो लेबर सप्लाई होती है वो आपके पास क्या होती है, वो ये होता है कि आप पीपल के पास विलिंग भी हो और वो एबल भी हो, यानी वो काम करने के लायक भी, यानी अगर एक पर्सन है जिसको पैसों की नीड है, ठीक है, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट तो बनना चाहता है, लेकिन क्या है, वो बेड रेस्ट पर है, वो जॉब कर नहीं सकता, तो उसके उसके पास एबिलिटी नहीं है टू बी अ पार्ट ऑफ लेबर सप्लाई। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम ये कहते हैं कि जो लेबर सप्लाई होती है वो आपकी कौन सी साइड होती है, आपका बेसिकली हम उन लोगों की बात कर रहे होते हैं जो सर्च आउट कर रहे होते हैं या फिर लेबर पार्टिसिपेशन का पार्ट होते हैं। The labor supply curve for any industry or occupation will be upward sloping. आपके पास जो लेबर सप्लाई होगा जस्ट लाइक अ सप्लाई कर्व वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, बिकॉज एज अ एम्प्लॉय एज अ वर्कर मैं चाहूंगी मुझे जहाँ सबसे ज्यादा वेजेस मिल रही होंगी मैं वहाँ का पार्ट बनना चाहूंगी। तो जैसे जैसे लेबर वेजेस बढ़ना शुरू हो जाती है लोग ज्यादा से ज्यादा लेबर पार्टिसिपेशन का पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स वाई आपका लेबर सप्लाई कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, कि जैसे जैसे आपके पास वेजेस बढ़ेंगी people willing to be a part of labor, or in that particular case they have to increase the real quantity supply of labor. A wage rise, other workers enter this industry attracted by the incentives of higher rewards. ऑब्वियसली सी बात है, जब भी आपके पास वेजेस या फिर सैलरीज इंक्रीज हो रही होती है तो वो आपके वर्कर्स को अट्रैक्ट करती हैं इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए, और क्योंकि वो एक तरह का उनको हायर रिवॉर्ड दे रही होती है। The extent to which a rise in the prevailing wage or salary in an occupation leads to an expansion in the supply of labor depends on the elasticity of labor supply. Obviously सी बात है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेंशन हो या फिर आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो लेबर की सप्लाई के, वो आपकी डिपेंड कर रही होती है इलास्टिसिटी ऑफ लेबर सप्लाई में। हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज इनफ फॉर योर नॉलेज। हम इसके बारे में उस वक्त पढ़ेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी। In that particular case, there is no requirement to understanding the power of the elasticity of labor supply. That's why I am skipping this topic, elasticity of labor supply. But आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो लेबर सप्लाई कर्व होता है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जस्ट लाइक अ सप्लाई कर्व, बिकॉज पीपल और वर्कर्स आर willing to get more and more wages. Then your लेबर सप्लाई कर्व आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। लेबर सप्लाई इंक्रीज कब होगा, लेबर सप्लाई डिक्रीज कब होगा, वो आपकी वेजेस पे अगेन डिपेंड नहीं करता। वेजेस की चेंजेस होगी तो वो आपको हमने पीछे उसमें बता दिया कि W1 से W2 और 3 और 4, लेकिन जब शिफ्टिंग की बात आएगी तो वेजेस आपके पास कांस्टेंट होगी और अदर फैक्टर्स की वजह से आपके पास लेबर सप्लाई शिफ्ट हो रहा होगा। लेबर सप्लाई इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा S1 से S2, और अगर लेबर सप्लाई रिड्यूस हो रहा होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा S1 से यहाँ पर S2 की तरफ। अच्छा जी, लेबर सप्लाई इंक्रीज कब होगा, प्रेफरेंस फॉर लेजर डिक्रीज, अगर मैं अपना लेजर टाइम, अपना फारिग वक्त कम कर दूं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना को विलिंग समझो और एबिलिटी भी हो मेरे पास, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास लेबर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो अपना लेजर जो टाइम है उसको डिक्रीज कर दें और अपना वर्क टाइम जो है उसको इंक्रीज कर दें। अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज, ठीक है। इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो है भाई खाना पीना या फिर खाना पीना तो एक अलग चीज़ है, जैसे घूमने जाना या कहीं और जाना या कोई भी अदर एक्टिविटीज है, आप उस अपॉर्चुनिटीज को डिक्लाइन कर दो और लेबर का पार्ट बनना चाहो। पॉपुलेशन इंक्रीज, आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, आपके पास लोग जो है बाहर ममालिक से आपकी कंट्री में आना चाहें और आपकी कंट्री में एज अ पार्ट ऑफ लेबर काम करना चाहें। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेबर सप्लाई, तो लेबर सप्लाई आपके पास डिक्रीज कब होगा, प्रेफरेंस फॉर लेजर इंक्रीज, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है वो लेजर में स्पेंड करूँ। अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, अगर मैं काम के अलावा दूसरी तमाम अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहूँ तब मेरी लेबर सप्लाई डिक्रीज होगी। और अगर आपके पास पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए, यानी आपकी कंट्री से एक हाई पॉपुलेशन दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाए फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ लेबर, तो हम ये कह रहे हैं कि वो आपकी लेबर की सप्लाई को डिक्रीज करेगा, ठीक है।
तो ये आपके पास शिफ्टिंग है बेसिकली लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड के हवाले से। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डिमांड एंड सप्लाई फॉर लेबर। ठीक है, आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड की, कि हमने कहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने लिया है क्वांटिटी ऑफ लेबर, वर्टिकल एक्सिस में आपने वेजेस ली। ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्रॉस हो जाती है, कट कर जाते हैं, इंटरसेक्ट हो जाते हैं, तो उस पॉइंट पर आपके पास जो है वो आ जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल है, वो है 1200, और उस पर कितने रेट पर वो एग्री है, $10 पे, यानी सप्लायर भी एग्री है $10 देने पे 1200 वर्कर्स को, और डिमांडर भी एग्री है $10 लेने में 1200 वर्कर्स। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वेज रेट जरा भी इंक्रीज हो जाता है, जरा भी आपके पास वेज रेट इंक्रीज हो जाता है, लेट्स सपोज 10 से 12 हो गया आपके पास $12, तो आपके पास ये रहा डिमांड कर्व। प्रोड्यूसर जो है वो लेबर की डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा, 700 हो जाएगी, 1200 से 700, 1200 से 700, और जो सप्लायर साइड होगी, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, जो विलिंग है और एबिलिटी भी रखते हैं, तो उनकी तादाद क्या होगी, वो बढ़ जाएगी 1600 पर पहुंच जाएगी, 1200 से 1600। ठीक है, तो हायर वेजेस से क्या होगा, प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा, वो कम लेबर की हायरिंग करेगा, वो इतना विलिंग नहीं होगा इस वेज पे जो है वो लेबर हायरिंग के लिए, और जो सप्लायर होगा वो आपके पास 1600 पर एग्री होंगे। इसी तरह अगर आपके पास वेज जो है वो आपकी 8 हो जाए, $8 हो जाए, यानी $10 से $8 पे चली जाए, कम हो जाए, तो उससे आपके पास लेबर सप्लाई क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो 700 हो जाएगी, और लेबर डिमांड आपके पास 1600 हो जाएगी। ठीक है, कम वेज पे डिमांडर जो होगा प्रोड्यूसर साइड जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगी, जबकि सप्लायर साइड अपनी सप्लाई को कम कर देगी, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, दिस इज क्रिएटिंग द एक्सेस डिमांड। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेस सप्लाई हो या सरप्लस पॉइंट हो, या एक्सेस डिमांड हो या डेफिसिट पॉइंट हो, वो आपकी इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं। ठीक है, so to create equilibrium condition in the economy, we have to charge $10 for each labor, and quantity demand for labor is equal to 1200. Each workers division of labor क्या होता है, each worker has a specific task, हम लेबर्स को डिवाइड कर दें, और हर एक वर्कर्स के अंदर अपनी एक एबिलिटी है, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है, उसके लिए उसको हायर किया जाए। लाइक अगर किसी ने जो है वो फाइनेंस पढ़ी है, तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। किसी ने कुछ मतलब लाइक सपोज किसी ने जो है वो आपके पास अकाउंटिंग पढ़ी है, तो उसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, तो वो स्वीपर है, तो उसको स्वीपर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो आपके पास जो डिवीजन ऑफ लेबर होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक होता है स्किल्ड होते हैं, एक होता है अनस्किल्ड। Skilled labor are those labor who are achieving the degree, or we can say the qualification of that particular or specific departments. अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो स्किल्ड कहलाएगा, लेकिन अगर एक पर्सन है जो 10 साल से मैकेनिक है, बट ही डोंट हैव वी कैन से ही डजंट हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर तो वो नहीं कहलाएगा, और वो अनस्किल्ड लेबर कहलाएगा। चाहे उसके पास एक्सपीरियंस 10 इयर्स का हो, ठीक है, चाहे वो उस मैकेनिकल इंजीनियर से बेटर काम करके दिखा दे, लेकिन स्टिल वो क्या कहलाएगा, अनस्किल्ड कहलाएगा। तो हम डिवीजन ऑफ लेबर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्किल्ड और अनदर वन इज अनस्किल्ड। Division of labor. The division of labor occurs where production is broken down into many separate tasks. Division of labor can Division of labor can raise output per person as people become proficient through constant repetition of a task. This is called learning by doing. This gain in productivity helps to lower the supply cost per unit. Reduced supply cost is in theory lead to lower price for consumer of goods and services, causing gain in economic welfare. अगर आप अपने लेबर्स की डिवीजन जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में कर लेंगे, मतलब आप इस बात को मान लेंगे कि आपके पास दो तरीके के लेबर हैं, ये डिवीजन आप डिवाइड करेंगे, कुछ को स्किल्ड में और किसी को अनस्किल्ड में, और बहुत एफिशिएंटली आपने ये डिसीजन लिया होगा,
इससे आपकी बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे आपके बिजनेस में ये इम्पैक्ट पड़ रहा होता है कि आपकी जो कॉस्ट आ रही होती है वो कम आ रही होती है, क्योंकि एक स्किल्ड लेबर जो है वो बेटर जानता है कि किस तरह से जो है वो टास्क अचीव करना है और कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है, जबकि एक अनस्किल्ड लेबर को उस चीज़ को समझाने में, उस चीज़ को फिर सिखाने में एक टाइम ड्यूरेशन देंगे। और जो अनस्किल्ड लेबर है, जो जिस काम के लिए रखे गए हैं, वो अपने काम प्रॉपर तरीके से देंगे। तो इससे आपकी सप्लाई कॉस्ट जो होगी वो रिड्यूस होगी, और जब आपकी सप्लाई कॉस्ट और गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस होंगे तो उससे आपके कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि अब मार्केट के अंदर कमोडिटी की प्राइस लो होगी, और इससे इकोनॉमिक का भी वेलफेयर गेन होता है। But you must know about the difference between the division of labor and specialization of labor. डिवीजन ऑफ लेबर तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक वर्कर्स व्हेन वर्कर इज अरेंज्ड सो दैट इंडिविजुअल वर्कर्स डू फ्यूअर टास्क देन बिफोर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया लेबर्स को स्किल्ड में और अनस्किल्ड में, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो मैंने ये देखा स्किल्ड लेबर में भी हर एक की डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। स्किल्ड लेबर में डॉक्टर की एक अलग स्पेशलाइजेशन है, इंजीनियर की अलग स्पेशलाइजेशन है, कॉमर्स डिपार्टमेंट की एक अलग स्पेशलाइजेशन है, सही, सीए, सीसीए, फिफा, डिफरेंट आपके पास स्पेशलाइजेशन है। तो हमने कहा हमने स्किल और अनस्किल को डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। और फिर स्किल लेबर में से भी उनको देखा कि किसकी क्या स्पेशलाइजेशन है और किसको किस सीट पर होना चाहिए। तो उस केस में भी हमने जो है वो आपकी डिवीजन ऑफ लेबर कर दी। That's all for today. Thanks a lot. Thanks for listening me. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मसला हो, तो फील फ्री टू आस्क मी। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो आपका शॉर्ट नोट पर बेस होता है, और बेटर ये है कि अगर शॉर्ट नोट में आए तो आप ग्राफ मत बनाए, बट इतना उसको डिफाइन कर दीजिए ताकि जो है वो हो जाए। लेकिन ग्राफ मैंने साइड पे जो है बैक एंड पे आपके पास